Hi everyone, welcome back to the channel Legalese. My name is Aarti and this is lecture number 13 of BSA 2023. इसमें आज हम डील करने वाले हैं सेक्शन नंबर 39 से लेके 45 तक, जिसकी हेडिंग है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलेवेंट। तो यहाँ पे ये बोला गया कि किसी तीसरे व्यक्ति के ओपिनियन को हम कब रेलेवेंट मानेंगे, यही इन सेक्शंस में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद सेक्शन नंबर 39। सभी सेक्शंस को हम चार्ट फॉर्म में ही डील करने वाले हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको इजीली सब चीज़ें याद भी रह जाएंगी और कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस आउट भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसमें सारी लैंग्वेज बेयर एक्ट की ही यूज़ की गई है, तो आप अगर इसे पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी चीज़ें। सेक्शन नंबर 39 से हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट कॉलम देखोगे, इसमें हमने लिखा है कि किन फैक्ट्स पे कोर्ट को ओपिनियन चाहिए, और सेकेंड लिखा है कि किसका ओपिनियन यहाँ पे रेलेवेंट माना जाएगा। फर्स्ट कॉलम में किन फैक्ट्स पे ओपिनियन आ रहे हैं, और सेकंड में लिखा है कौन ओपिनियन दे रहे हैं, किसका ओपिनियन आ रहा है। तो सेक्शन नंबर 39 में फर्स्ट पॉइंट है फॉरेन लॉ पे, साइंस और आर्ट और एनी अदर फील्ड, आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग एंड फिंगर इंप्रेशंस। तो इन चार चीजों पे किसके ओपिनियन को रेलेवेंट माना जाएगा? स्पेशली स्किल्ड पर्सन को यहाँ पे रेलेवेंट माना जाएगा, जिसे हम एक्सपर्ट भी बुलाएंगे। यहाँ पे ये चार चीजें आ गई फर्स्ट सबसेक्शन में। सेकंड सबसेक्शन में लिखा है कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि किसी कंप्यूटर रिसोर्स में या फिर किसी और इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म में ट्रांसमिट की गई है या फिर स्टोर की गई है, तो इन चीजों में किसके ओपिनियन को रेलेवेंट माना जाएगा? तो इनमें एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के ओपिनियन को रेलेवेंट माना जाएगा। और इसके बारे में बताया गया सेक्शन 79A ऑफ IT एक्ट 2000 में, और इसे भी हम एक एक्सपर्ट ही बुलाएंगे। सेक्शन नंबर 39 यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, और सेक्शन नंबर 40 को हम लास्ट में करेंगे, क्योंकि चार्ट के हिसाब से वो यहाँ पे बैठ नहीं रहा था। तो सेक्शन नंबर 40 को और 45 को हम साथ में डील करेंगे। सेक्शन नंबर 41 पे आते हैं। इसमें बोला गया किसी हैंड राइटिंग या फिर सिग्नेचर से रिलेटेड ओपिनियन चाहिए, तो यहाँ पे किसका ओपिनियन रेलेवेंट माना जाएगा? तो पर्सन एक्वेंटेड विद द हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर, तो उसके ओपिनियन को यहाँ पे रेलेवेंट माना जाएगा। अब ये एक्वेंटेड पर्सन कौन हुआ? ये वो पर्सन है जिसने या तो उस व्यक्ति को लिखते हुए खुद देखा है, फर्स्ट। सेकंड वो आ गया जिसको उसने किसी चीज के लिए किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू किसी चीज का आंसर दिया है, तो यहाँ पे वो व्यक्ति आ गया, ये हो गया सेकंड। और थर्ड आ गया हमारा कि किसी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उनके बीच में कोई डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफर होते रहते हैं, तो वो ये माना जाएगा कि उन डॉक्यूमेंट्स पे जो राइटिंग है वो उसी व्यक्ति की है। तो यहाँ पे एक्वेंटेड पर्सन के बारे में यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिख दिए हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। फर्स्ट पॉइंट है हु हैज सीन दैट पर्सन राइट, और हु हैज रिसीव्ड डॉक्यूमेंट्स रिटन बाय दैट पर्सन इन आंसर, और हु इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रिसीव्ड डॉक्यूमेंट रिटन बाय दैट पर्सन एंड सच डॉक्यूमेंट्स आर हैबिचुअली सबमिटेड टू हिम। तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ पे आप याद रखना कि किन 3 लोगों को यहाँ पे एक्वेंटेड पर्सन माना गया है, वो ये 3 लोग हैं। सेकेंड सबसेक्शन है ई सिग्नेचर के बारे में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में। तो यहाँ पे किसके ओपिनियन को रेलेवेंट माना जाएगा? तो यहाँ पे सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को इशू कर रही है, उसके ओपिनियन को यहाँ पे रेलेवेंट माना जाएगा। तो यहाँ पे हमारे 2 सेक्शंस कंप्लीट हो गए, सेक्शन नंबर 39 एंड सेक्शन नंबर 14। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 42। सेक्शन नंबर 42 बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ जनरल कस्टम और राइट के बारे में। तो यहाँ पे कोर्ट को जब भी ये पता करना है कि कोई कस्टम या फिर राइट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो वहां पे किस व्यक्ति के ओपिनियन को यहाँ पे रेलेवेंट माना जाएगा, वो बताया गया सेक्शन नंबर 42 में। तो इसमें बताया गया कि उस व्यक्ति के ओपिनियन को रेलेवेंट माना जाएगा कि अगर वो राइट या कस्टम एग्जिस्ट करता, तो उस व्यक्ति को उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में जरूर पता होता, तो उसके ओपिनियन को यहाँ पे रेलेवेंट माना जाएगा। इसमें लिखा है पर्सन हु वुड बी लाइकली टू नो इट्स एग्जिस्टेंस इफ इट एग्जिस्टेड, कि अगर वो एग्जिस्ट करता तो उसे उसकी नॉलेज जरूर होती। ये हुआ सेक्शन नंबर 42, जो कि कस्टम और राइट्स के बारे में बात करते हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 43 पे। सेक्शन नंबर 43 में 3 चीजें आती हैं। 43 से आप याद रखना कि 43 में 3 चीजों के बारे में बताया गया। तो यहाँ पे फर्स्ट है यूसेजेस एंड टेनेट्स। यूसेजेस होते हैं कस्टमरी प्रैक्टिसेस, और टेनेट्स होते हैं वो चीजें जिन्हें ये माना जाता है कि वो सच हैं। तो ये हो गए यूसेजेस एंड टेनेट्स। और सेकंड चीज है कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ एनी रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन। और थर्ड हो गया मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड टर्म्स यूज्ड इन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स और बाय पर्टिकुलर क्लासेस ऑफ पीपल। तो इन 3 चीजों के लिए अगर ओपिनियन चाहिए कोर्ट को, तो किसके ओपिनियन को रेलेवेंट माना जाएगा? तो उस व्यक्ति के ओपिनियन को रेलेवेंट माना जाएगा जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है इन तीनों चीजों के बारे में।
तो इसके ओपिनियन को यहाँ पे रेलेवेंट माना जाएगा। ये हो गया सेक्शन नंबर 43। 3 चीजें हैं और उस व्यक्ति के ओपिनियन को रेलेवेंट माना जाएगा जिसके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 44 में। सेक्शन नंबर 44 बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे 2 चीजों को एक्सेप्शन में डाला गया है। फर्स्ट है डिवोर्स एक्ट में अगर कोई रिलेशनशिप के बारे में बात की जा रही है, किसी मैरिज के बारे में बात की जा रही है, तो उसे यहाँ पे डील नहीं किया जाएगा। और सेकंड है सेक्शन नंबर 82 to 84 ऑफ BNS भी यहाँ पे एक्सेप्शन में आ रहा है। तो इन 2 चीजों को छोड़ के यहाँ पे रिलेशनशिप्स की बात की जा रही है। तो इसमें किसके ओपिनियन को रेलेवेंट माना जाएगा? यहाँ पे एक्सप्रेस्ड बाय कंडक्ट। तो यहाँ पे कंडक्ट के द्वारा यहाँ पे ओपिनियन क्रिएट हो रहा है, कंडक्ट ऑफ अ फैमिली मेंबर और अदरवाइज। तो यहाँ पे फैमिली मेंबर का भी कंडक्ट हो सकता है या फिर किसी और का कंडक्ट भी हो सकता है जिनके पास स्पेशल मीन्स ऑफ नॉलेज है। यहाँ पे पंडित भी आप इंक्लूड कर सकते हो और फैमिली मेंबर्स तो इंक्लूड है ही है। तो ये हो गए हमारे सेक्शन नंबर 42 जिसमें कस्टम और राइट की बात की गई है। 43 में 3 चीजें आ गई जिसमें फर्स्ट है यूसेजेस एंड टेनेट्स, और सेकंड चीज हो गई कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ रिलीजियस और चैरिटेबल फाउंडेशन, और थर्ड हो गया मीनिंग ऑफ वर्ड्स एंड टर्म्स। और फिर आए सेक्शन नंबर 44 जिसमें रिलेशनशिप की बात की गई है कि कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 40 एंड 45। इन 2 सेक्शंस को हम साथ में डील करेंगे। सेक्शन नंबर 40 उन फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो वैसे तो रेलेवेंट नहीं थे लेकिन वो अपने सपोर्टिंग नेचर या फिर इनकंसिस्टेंसी के कारण यहाँ पे रेलेवेंट हो गए हैं। तो वो किनको सपोर्ट कर रहे हैं, किन से इनकंसिस्टेंट है, तो वो ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट को या तो सपोर्ट कर रहे हैं या फिर उनसे इनकंसिस्टेंट है, इसी रीजन से वो यहाँ पे रेलेवेंट हो जाते हैं। तो सेक्शन नंबर 40 में मान लीजिए कि कोई ओपिनियन आया एक्सपर्ट की तरफ से, तो यहाँ पे कोई फैक्ट है जो या तो उस ओपिनियन को सपोर्ट कर रहा है या फिर उस ओपिनियन से इनकंसिस्टेंट है। तो ये जो फैक्ट है जो उसे सपोर्ट या इनकंसिस्टेंट है उससे, तो वो यहाँ पे रेलेवेंट मान लिया जाएगा। तो ये बताते हैं सेक्शन नंबर 40। और सेक्शन नंबर 45 डील करते हैं ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन से। तो यहाँ पे ग्राउंड्स ऑफ ओपिनियन को रेलेवेंट बताया गया है कि अगर ओपिनियन ऑफ एनी लिविंग पर्सन इज रेलेवेंट, तो यहाँ पे ग्राउंड्स भी उस ओपिनियन के रेलेवेंट माने जाएंगे। ये हो गया सेक्शन नंबर 45। तो यहाँ तक हमारे 7 सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं जो कि ओपिनियन से रिलेटेड हैं। अब आगे हम एक जनरल प्रिंसिपल पढ़ेंगे और फिर उसके बाद केस लॉ से डील करेंगे। So general rule is that every witness is a witness of fact and not of opinion, and therefore every witness has to tell the court what he knows and not what he believes. तो यहाँ पे जनरल रूल ये है कि कोर्ट में अगर कोई विटनेस जा रहा है तो वो ये नहीं बताएगा कि वो क्या बिलीव करता है या उसका ओपिनियन क्या है, उसे फैक्ट से रिलेटेड ही वहाँ पे स्टेटमेंट देनी है। तो ये जनरल रूल हुआ। Therefore, the court allows the witness to speak the facts what he knows. तो जो उसे चीजें पता है उसे सिर्फ कोर्ट में वही बतानी है, अपना ओपिनियन या फिर जिन चीजों पे वो बिलीव करता है वो चीजें उसे कोर्ट में नहीं बतानी है। ये हो गया जनरल रूल। So in this sense there is general rule of exclusion of opinion of a witness. तो इस रूल के हिसाब से आप कोई ओपिनियन नहीं दे सकते हो कोर्ट में, लेकिन जो हमने पहले 7 सेक्शंस पढ़े उनमें तो हम ओपिनियन ही ले रहे हैं विटनेस का। तो यहाँ पे लिखा बट सेक्शन 39 to 45 form an exception to this general principle provided the third person is an expert. The reason for exception is that there are many matters which requires professional or specialized knowledge which court might not possess. Therefore, the court shall have to rely on those who possess it, and that is what is shown in section number 39. तो जनरल रूल ये हुआ कि अगर कोई विटनेस कोर्ट में आ रहा है तो उसे वो चीजें कोर्ट को बतानी है जो उसको पता है, जिसके लिए उसको नॉलेज है, ना कि वो चीजें बतानी है कि जिससे वो ओपिनियन क्रिएट कर रहा है या जिसे वो बिलीव करता है। तो वो चीजें कोर्ट में उसे नहीं बतानी है। लेकिन सेक्शन नंबर 39 से लेके 45 तक इस जनरल रूल के एक्सेप्शंस है, ये बताया गया है इस स्लाइड में। अब हम देखते हैं केस लॉज। सो फर्स्ट केस लॉ है प्रेम सागर मनोचा वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें बोला गया द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट विटनेस हैज रेलेवेंस बट मस्ट बी बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड नॉलेज। तो यहाँ पे एक्सपर्ट के ओपिनियन को रेलेवेंट माना जाएगा लेकिन उसकी जो ओपिनियन है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज पे बेस्ड होनी चाहिए एंड द डाटा ऑन विच इट इज बेस्ड। सेकेंड केस लॉ है अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर।
In this case, professional goldsmith, even though he had no formal qualification, was considered expert. तो यहाँ पे ऐसा व्यक्ति, गोल्डस्मिथ मतलब सुनार, ऐसा सुनार था जिसे हाथ में लेते मेटल पता चल जाता था कि ये असली सोना है या नहीं है। हालांकि उसके पास कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन नहीं थी, लेकिन उसका मतलब पुराना काम था, तो उसे नॉलेज थी, परख थी कि वो मेटल सोना है या नहीं है। तो उसकी नॉलेज को यहाँ पे रेलेवेंट माना गया और उसे एक्सपर्ट बोला गया इस केस में। नेक्स्ट केस लो है फखरुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। SC held that handwriting may be proved by the evidence of a witness in whose presence the writing was done. This would be direct evidence, and if this kind of evidence is available, the evidence of any other kind will be unnecessary. तो यहाँ पे ये बोला गया कि अगर किसी पर्सन के सामने किसी ने साइन किया है या कुछ लिखा है, तो उसकी अगर उस व्यक्ति ने ही स्टेटमेंट दे दी कि हाँ मैंने देखा था, उसी ने ही लिखा था, उसी की ही हैंड राइटिंग है, एक्वेंटेड पर्सन में हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था कि जिसने उसे लिखते हुए देखा है, तो उस व्यक्ति ने ही अगर जाके स्टेटमेंट दे दी कोर्ट में कि हाँ मैंने देखा, तो एक तरह का डायरेक्ट एविडेंस हुआ और इसे एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस माना जाएगा। तो ये हो गए हमारे केस लॉज। तो यहाँ तक हमारा सेक्शन नंबर 39 टू 45 कंप्लीट हो गया है। आगे हम आने वाले वीडियोस में और सेक्शंस को भी डील करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।